गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण इस टॉपिक को पढ़ना है और इसी में हम आगे पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हमने पिछली बार एक टॉपिक पढ़ाया था कि जब किसी धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है? जैसे ये लूप था, ये ऐसा रखा था मैंने, ये कोई धारावाही लूप था, इसमें ये धारा बह रही है, ये धारावाही लूप बन गया और ये इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही लूप पर एक बलाघूर्ण लगाता है, एक बल युग्म लगता है, उसमें बल युग्म के द्वारा इस पर एक बलाघूर्ण लगता है। उस बलाघूर्ण की प्रवृत्ति ये होती है कि वो इस लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, घुमाता है। कब तक घुमाता है? जब तक इस लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर न हो जाए, तब तक घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो अर्थात जब भी किसी धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही लूप पर एक बल युग्म लगाएगा जिससे इसमें एक बलाघूर्ण लगेगा और लूप उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा। ठीक है, हाँ, अगर वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा गया हो तब क्या होगा? अगर धारावाही लूप को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तब क्या होगा? तब भी उस लूप पर एक बलाघूर्ण लगेगा और बल भी लगेगा। बलाघूर्ण के कारण घूमेगा और बल के कारण क्या करेगा? रेखीय गति करेगा या स्थानांतरीय गति करेगा। तब दोनों प्रकार की गति होगी, एक तो बलाघूर्ण के कारण घूर्णन गति होगी, रोटेट करेगा, और एक बल लगने के कारण क्या होगा? वो रेखीय गति भी करेगा या स्थानांतरीय गति करेगा। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा। खैर, आपके कोर्स में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जब कोई धारावाही लूप किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही लूप पर एक बलाघूर्ण लगाता है, जिसके कारण वो लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है और चुंबकीय क्षेत्र उसको लूप को तब तक घुमाने की कोशिश करता है जब तक लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर न हो जाए। ठीक हो गया? लूप माने क्लोज कर्व है। अब यहां पर हम पढ़ रहे दंड चुंबक। ठीक है, तो दंड चुंबक आपने पिछली बार दंड चुंबक देखे भी होंगे। जैसे मैं आपको यहां पर ये दिखा रहा हूं, ये है दंड चुंबक। ठीक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया। अगर हम इसको मुक्त रूप से लटकाएं तो ये हमेशा क्या होगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये दंड चुंबक है। तो इस दंड चुंबक को हमने यहां चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, ये पहले से चुंबकीय क्षेत्र यहां स्थापित हो रखा था, ये वाला, ये जो बी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये दंड चुंबक रखा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इस दंड चुंबक पर भी एक प्रकार का बलाघूर्ण लगाता है। क्यों? वो इसलिए कि ये जो दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक छोटे छोटे परमाणु से, ये क्या है? परमाणु से मिलकर बना होगा। ये किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से। और इसका जो परमाणु, प्रत्येक परमाणु है वो एक नन्हे धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। अरे इसमें परमाणु होंगे ना, परमाणु में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति कर रहे होंगे और चक्रण गति भी कर रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं, चक्रण गति और कक्षीय गति। तो इलेक्ट्रॉन में चक्रण गति के कारण क्या होता है? चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं और 90% चुंबकीय गुण चक्रण गति के कारण होते हैं इलेक्ट्रॉन में, और 10% चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन में किसके कारण होते हैं? कक्षीय गति के कारण। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित कण है। वो आवेशित कण क्या कर रहा है? नाभिक के चारों ओर
गतिमान है। तो जब भी आवेशित कण गति करता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, होता है। तो यानी जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो ये जो दंड चुंबक है, इसमें जो परमाणु होंगे उन परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चुंबक वहां पर वो चक्रण गति और कक्षीय गति करते रहते हैं। और इन दोनों गतियों के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना। जैसे नाभिक होगा, इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्रण गति कर, ये कक्षीय गति कर रहा होगा। इस कक्षीय गति के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर 10% क्या आया होगा, चुंबक, इसमें चुंबकीय गुण आया होगा। ठीक है। और ये जो है अपनी कक्षीय गति के अलावा एक चक्रण गति भी करता है। चक्रण गति मतलब अपनी कीली पे ऐसे घूमता भी रहता है। ठीक है। तो उस चक्रण गति के कारण इलेक्ट्रॉन में 90% क्या होते हैं, चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्रण गति के कारण अधिकांश चुंबकीय गुणों को प्रकट करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन किसमें, परमाणु में। अब वो परमाणु से मिलकर बने, ये बना है। तो दंड चुंबक में जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या होते हैं, वो धारा लूप की भांति या चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, वो धारा लूप की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो ये दंड चुंबक है। इस दंड चुंबक में ये धारा लूप दिखा रखे हैं हमने से। अब धारा लूप ये क्लोज कर्व की तरह, इसमें इलेक्ट्रॉन की गति दिखा रखी होगी। ठीक है। ये सोचो इलेक्ट्रॉन इस ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा क्या होगी, धारा की दिशा। तो ये प्रत्येक धारा लूप में धारा की दिशा दिखा रखी है। ठीक है ना। ये धारा लूप में धारा की दिशा दिखा रखी है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो चुंबक हैं वो छोटे छोटे वो परमाणु से मिलकर बने हैं। अब प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या होता है, धारा लूप की तरह व्यवहार करता है। धारा लूप क्या होता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। धारावाही लूप क्या होता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इस दंड चुंबक में भी जो ये धारावाही लूप है, ये क्या होंगे, चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर दंड चुंबक भले ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इसका अर्थ है कि यहां क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में है। और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इन प्रत्येक धारावाही लूप पर क्या कर रहा होगा, बलागुण लगा रहा होगा। उसके कारण ये धारावाही लूप क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में घूमेंगे। तो ये धारावाही लूप मतलब किसमें, धारावाही लूप इस दंड चुंबक के अंदर। अरे धारावाही लूप किससे बने, ये धारावाही लूप मतलब इस दंड चुंबक में जो परमाणु होंगे वो परमाणु धारावाही लूप की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गतिमान है मतलब धारावाही लूप बन गया। ठीक है। तो दंड चुंबक में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है उनके कारण यहां पर क्या बन जाते हैं, धारावाही लूप बन जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक दंड चुंबक में अनेकों धारावाही लूप होते हैं। और ये सभी, इन सभी धारावाही लूपों में धारा एक ही दिशा में बहती है। ये ठीक है, एक ही दिशा में धारा बह रही होगी। तो ये धारावाही लूप इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक धारावाही लूप पे क्या लगाएगा, बलागुण लगाएगा। और इन सभी पर लगने वाला जो बलागुणों का सदिश योग होगा वही क्या होगा, वही होगा इस दंड चुंबक पर लगने वाला परिणामी बलागुण। इस दंड चुंबक में परिणामी बलागुण कितना लगेगा, वो कैसे निकलेगा कि प्रत्येक लूप पर जो बलागुण लग रहा होगा वो कितना आएगा भाई, प्रत्येक धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, आपने पहले निकाल रखा, आई ए बी साइन थीटा। आई क्या है, प्रत्येक लूप में बहने वाली धारा। ठीक है। ए क्या है, प्रत्येक लूप का क्षेत्रफल। माना लूप की त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल ए का मान क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वो वृत्ताकार है। बी ये यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान साइन थीटा। थीटा क्या है, इसमें थीटा है इस दंड चुंबक की अक्ष। अक्ष कैसे निकलेगी, इस दंड चुंबक की जो लंबाई है, ये देखो ये दंड चुंबक की लंबाई होगी, इस लंबाई के समांतर इसके केंद्र से जाने वाली रेखा ये इसके लंबाई के समांतर जो रेखा जा रही है ये क्या होगी, इसकी अक्ष होगी। तो ये इसकी अक्ष है। तो दंड चुंबक की जो अक्ष है ये चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ये अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। ये थीटा कोण है। तो आई ए बी साइन थीटा से क्या निकलेगा, उससे निकलेगा प्रत्येक लूप पर लगने वाला बलागुण या बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है। अब माना इसमें कितने लूप हैं, एन लूप हैं।
माने दंड चुंबक में कितने लूप हैं? n लूप हैं। तो n लूपों पर कुल बलागुण कितना होगा? दंड चुंबक के n लूपों पर कुल बलागुण कितना होगा? यह आ जाएगा टाउ बराबर n, इसको n से गुणा कर देंगे, n i a b साइन थीटा, क्योंकि ये तो एक लूप के लिए था अभी, ठीक है ना। तो ऐसे ही n लूपों के लिए कुल आघूर्ण हम निकाल सकते हैं यहां पे, ठीक हो गया। इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको आगे n लूपों पर लगने वाला कुल बलागुण, यही क्या होगा? यही होगा दंड चुंबक का बलागुण। दंड चुंबक पर चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला कुल बलागुण या बल युग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर, ये टाउ बराबर n i a b साइन थीटा, ठीक हो गया। अब इसके बाद n क्या है? इसमें फेरों की संख्या, फेरे से मतलब है यहां पर धारावाही लूपों की संख्या, ठीक हो गया ना। अभी मैं इसको भी बताऊंगा ये क्या चीज है। अब देखिए इसमें जो ये दंड चुंबक होता है, इसे मैंने बताया इस दंड चुंबक में क्या होता है? इस दंड चुंबक में अनेकों परमाणु जो हैं धारा लूप की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो चक्रण गति करते रहते हैं, तो वो भी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। फलतः इनके जो परमाणु हैं वो धारा लूप की भांति व्यवहार करते हैं। प्रत्येक परमाणु अपने में चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इस चुंबक दंड चुंबक का। तो दंड चुंबक में क्या स्थित होते हैं? वो छोटे छोटे परमाणुीय चुंबक स्थित होते हैं, और वो परमाणु चुंबक एक धारा लूप की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब जो धारावाही लूप होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो उसमें कितने ध्रुव होंगे? धारावाही लूप चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो इसमें दो ध्रुव होंगे, जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्योंकि धारावाही लूप चुंबक की भांति व्यवहार करता है, उसमें दो ध्रुव होते हैं, इसलिए जो है धारावाही लूप को चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। द्विध्रुव, दो ध्रुव हैं जिसमें, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, इसलिए हम चुंबक को क्या कह सकते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। तो दंड चुंबक में भी क्या होगा? एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। माना ये इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है इसका? साउथ पोल है। तो ये दो ध्रुव आ गए, तो इसमें भी क्या होंगे? ये भी क्या कहलाएगा? ये दंड चुंबक भी चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि धारावाही लूप में क्या होता है? धारा बहने के कारण चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसलिए उसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण, इसलिए धारावाही लूप को हम क्या कह सकते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। इसी प्रकार से धारावाही कुंडली, धारावाही परिनालिका, वो सभी क्या करते हैं? चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। सभी में क्या होता है? उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होता है, दो ध्रुव हैं, इसलिए उनको भी क्या कहेंगे? धारावाही कुंडली, धारावाही लूप, धारावाही परिनालिका या दंड चुंबक, सब में दो ध्रुव होने के कारण क्या कहलाते हैं? इनको हम सभी को क्या कह सकते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं, ठीक है। डाई माने दो, पोल माने ध्रुव, मैग्नेटिक माने चुंबकीय, तो चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं उसको, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है, इसमें मैंने ये दिखा रखा है, ये क्या है? ये जैसे एक धारावाही लूप है, मैंने कहा ना ये इसमें अनेकों धारावाही लूप होते हैं। जैसे यहाँ पर एक परमाणु होगा, वो परमाणु धारावाही लूप की भांति व्यवहार कर रहा है, इस परमाणु में धारा की दिशा इस प्रकार से नीचे की ओर, तो क्या होगा? ये धारावाही लूप इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही लूप पे क्या लगा रहा होगा? बलागुण लगा रहा होगा। बलागुण मतलब बल युग्म का आघूर्ण। इस लूप पे क्या लगेंगे? दो बराबर बल लगेंगे, जो विपरीत दिशा में होंगे, बराबर होंगे और एक दूसरे के समांतर अलग अलग बिंदुओं पे लग रहे होंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस लूप पर एक बल ऊपर की ओर यहाँ पे लगा रहा है, और एक बल इस पे यहाँ पे नीचे की ओर लगा रहा है। ऐसे प्रत्येक लूप पर एक बल ऊपर की ओर और यहाँ पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है।
इससे क्या होगा, प्रत्येक लूप पर ये बल युग्म लगे, ये बराबर बल होंगे, अलग अलग बिंदुओं पे लग रहे हैं, समांतर है और विपरीत दिशा में, तो ऐसे बल कहलाते हैं बल युग्म। और ये बल युग्म क्या करते हैं, प्रत्येक लूप को घुमाते हैं। इसके कारण ये चुंबक भी क्या होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। कब तक घूमता है, जब तक कि इसकी जो ये अक्ष है, ये वाली अक्ष, ये घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर न हो जाए। जब चुंबकीय अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी तो इसका घूमना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाली अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी तो इसका घूमना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये दंड चुंबक है, इस पे लगने वाला कुल बलागुण आप निकाल चुके हैं। तो प्रत्येक दंड चुंबक ये बिल्कुल उसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार होता है। देखिए क्या मतलब, क्या मेरा, आपने मैं पहले चैप्टर पे आ रहा हूं, ये वैद्युत क्षेत्र था आपका। इस वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें आपने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा था, -q और +q आवेशों से मिलकर बना रखा था ना। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक तो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम किससे प्रकट करते हैं, स्मॉल p से, कहा था ना। और इस p का मान क्या होता है, q इंटू 2l, 2l क्या थी इसकी लंबाई। ये क्या कहलाता है, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा कहां से कहां की ओर होती है, माइनस से प्लस आवेश की ओर। तो आपने पढ़ा था कि जब कोई द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये वैद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव पे क्या लगाता है, बलागुण लगाता है। ठीक है, तो ये इस बलागुण के कारण क्या होता है, ये द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में घूमता है। जैसे प्लस आवेश पे अपनी तरफ पर लगाएगा F और माइनस आवेश पे अपनी विपरीत दिशा में पर लगाएगा F, तो उसके कारण क्या होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव इसमें घूमेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो ये द्विध्रुव पर क्या होता है, एक बलागुण लगता है ना। उस बलागुण को कहा था हमने क्या, वैद्युत बलागुण। ठीक है, बिल्कुल उस बलागुण का मान क्या था, इस द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, उसको हमने प्रकट किया था टाउ से। उस टाउ का सूत्र था टाउ बराबर PE sin थीटा। इसी को मैं यहां लिख रहा हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव पर बलागुण कितना होता है भाई, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, ये जो बलागुण है ये कहलाएगा वैद्युत बलागुण। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लग रहा है। तो इसका मान क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा। अब इस पहले वाले टाउ को लिखिए समीकरण नंबर 1, इसको लिखिए समीकरण नंबर 2। आप कह रहे होंगे कि ये जो है क्या हो गया, थोड़ा आप कह रहे होंगे कि ये क्या आ गया, ये दोनों टाउ टाउ है। नहीं, ये टाउ क्या प्रकट कर रहा है, चुंबकीय बलागुण टाउ n, और ये कौन सा बलागुण प्रकट कर रहा है, वैद्युत बलागुण। ये चुंबकीय क्षेत्र में लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र में लग रहा है। तो ये दोनों जो बलागुण है, चुंबक पे लगने वाला बलागुण और ये है वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बलागुण, ये दोनों बलागुण ये एक दूसरे के समतुल्य है। ठीक है, एक दूसरे के समान है कि जो व्यवहार वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र में होता है, बिल्कुल वही व्यवहार चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र में होता है। दोनों घूमते हैं, ये भी यहां घूमता है और ये द्विध्रुव भी यहां घूमता है। इसमें भी बलागुण लगता है, इसमें भी बलागुण लगता है। तो देखिए, इस चुंबकीय बलागुण इस वैद्युत बलागुण की अगर हम तुलना करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समान, दोनों का व्यवहार समान है। ठीक है, तो इनकी अगर हम तुलना करें तो यहां भी साइन थीटा, यहां भी क्या है बराबर, यहां भी बलागुण, यहां भी क्या है बलागुण, और यहां चुंबकीय क्षेत्र तो यहां क्या है वैद्युत क्षेत्र। यानी जो काम वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र कर रहा है, वही काम चुंबक पे कौन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कर रहा है। यहां भी वही साइन थीटा, यहां भी वही साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो यहां P है, तो ये
पी के जगह पे यहां क्या रखा है, NiAr रखा है। तो परिणाम 1 और 2 की तुलना करने पर, या समीकरण 1 व 2 की तुलना से, अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत विद्युत आघूर्ण होता है P, बिल्कुल उसी के समतुल्य एक राशि यहां होती है, उसी के सदृश एक राशि होती है यहां चुंबकीय आघूर्ण में। कौन सी राशि, NiA। ठीक हो गया। तो ये जो NiA है ये कहलाता है, ये P क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में लग रहा था। तो ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको वही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये P। ठीक हो गया। यानी P के स्थान पे क्या है, बराबर नहीं कह सकते, इनको हम एक दूसरे के समतुल्य मान सकते हैं, बराबर तो नहीं कहेंगे। यानी जो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या लग रहा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था P। तो उसी प्रकार से चुंबक में भी क्या होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम NiA से प्रकट कर सकते हैं। तो अब इसको हम एक नाम दे देंगे कि ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कि जिस प्रकार से प्रत्येक द्विध्रुव का क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक चुंबक का क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रकट करते हैं एक राशि से, जिसके कहते हैं कैपिटल M। तो इसको हम कैपिटल M से प्रकट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां पर यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल आघूर्ण को क्या कहते हैं, मोमेंट। आघूर्ण को क्या कहेंगे, मोमेंट। तो आपने जो ये निकाला था टाउ M निकाला था, चुंबकीय आघूर्ण था। ये क्या था, चुंबकीय आघूर्ण। इससे क्या निकला आपका, NiAB sin थीटा। और तब आपने क्या निकाला यहां, इसको आपने यहां पर क्या कहा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसको आपने क्या, किसको कहा आपने, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको NiA को। ठीक है ना, NiA। तो मैंने कहा इसको हम किस अक्षर से प्रकट करते हैं, कैपिटल M से। और इसको नाम क्या देते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या था, ये था चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। दोनों में अंतर है। तो अब इस NiA के स्थान पे M रखा हमने, इस M मान को यहां रखिए, जो ये आपका समीकरण नंबर 1 रखा था हमने, रखिए इसमें। तो समीकरण 1 में NiA के स्थान पे M रखने पर ये क्या हो जाएगा, तब टाउ M बराबर क्या हो जाएगा भाई, MB sin थीटा। ठीक हो गया। यानी चुंबकीय आघूर्ण, टाउ M का मतलब मैग्नेटिक क्या, मोमेंट। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण या टॉर्क्यू कह सकते हैं इसको। तो चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होता है, MB sin थीटा, जहां M क्या प्रकट कर रहा है, चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, sin थीटा में थीटा क्या है, अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अब देखिए इसमें यहां पर इसका मान टाउ M का मान अधिकतम कब होगा, जब sin थीटा क्या होगा, अधिकतम। sin थीटा का अधिकतम मान कब आएगा, जब ये थीटा क्या होगा, अरे यदि थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो तब ये टाउ M क्या आ जाएगा, टाउ M ये हो जाएगा MB sin 90। यानी तब इसका मान क्या आ जाएगा, तब इसका मान आ जाएगा टाउ M इक्वल्स टू M इंटू B। ठीक हो गया। और ये जो है
इस टाउ एम का क्या है, ये इसका मैक्सिमम मान है, क्योंकि थीटा बराबर 90 पे साइन क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो ये यहां पर मैक्सिमम मान आया। तो टाउ एम ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया है इस टाइम, मैंने मैक्स लिख दिया इसको, यानी अधिकतम मान। तो चुंबकीय आघूर्ण का ये क्या है, ये क्या प्रकट कर रहा है इसमें, अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण, ये टाउ, ये बराबर क्या होगा, m इंटू बी। अब यहां से m का एक सूत्र निकालिए, तब हम m की परिभाषा देंगे यहां से कि m बराबर क्या आ गया, टाउ मैक्सिमम अपॉन b। ठीक है, और ये टाउ मैक्सिमम कब आया भाई, जबकि थीटा क्या था 90, यानी जब ये जो चुंबक है, ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के क्या होना चाहिए, अरे ये वाला कोण क्या होना चाहिए 90 ना, तो ये वाला कोण 90 मतलब ये चुंबक घूम के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र, ये दंड चुंबक की बात कर रहा हूं मैं, जब दंड चुंबक की जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, जब दंड चुंबक की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो उस समय चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। अभी तो निकला था, ये अधिकतम निकला। तो अब बताइए ये क्या चीज है भाई, m, ये है चुंबकीय, ये क्या चीज है m, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी परिभाषा दीजिए इस m की, कि m जो है टाउ मैक्सिमम और b के अनुपात को कहते हैं। पर थोड़ा और आगे कीजिए इसको, यदि मैं इसमें क्या कर दूं, यदि मैं इसमें b बराबर क्या ले लूं 1, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कर दूं मैं, 1 टेस्ला कर दूं। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला हो जाए और दंड चुंबक की अक्ष क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, थीटा बराबर क्या हो, यदि 90 डिग्री हो, तभी तो ये टाउ मैक्सिमम आएगा। तो उस समय m का मान किसके बराबर हो जाएगा, तब m बराबर टाउ मैक्सिमम अपॉन 1, अपॉन 1 का मतलब इतना ही आएगा। अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं जबकि दंड चुंबक, चुंबकीय दंड चुंबक कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में, 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, और दंड चुंबक की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अब ढंग से कहिए इसको कि यदि 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक की अक्ष लंबवत रखी जाए, ठीक है, यदि 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक लंबवत रखा जाए तो उस समय चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ही उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है जबकि दंड चुंबक 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा। ठीक है ना, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होगा जबकि दंड चुंबक 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हो। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अब मात्रक देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो अभी आपने इसका मात्रक भी निकाला कि यहां से ये m बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर ये हो गया, आपने लिखा है टाउ मैक्सिमम अपॉन b, ये लिखा था। तो m का मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा टाउ का मात्रक, टाउ माने बलाघूर्ण, बलाघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, ये बलाघूर्ण का मात्रक है। बलाघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, और यहां से इसको निकाल दो बटे बी माने चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर, या टेस्ला लिख दो तो न्यूटन प्रति ये एम्पियर मीटर। ठीक हो गया। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, क्या आ गया है? न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, ये एम्पियर मीटर ऊपर आ जाएगा, ये आ गया एम्पियर मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक आ गया आपका? एम। एम मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम का मात्रक। अब यहीं से इसकी विमा भी निकाल दो, मात्रक से आप विमा निकाल सकते हैं। तो एम की विमा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, इसकी विमा क्या होगी? एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। तो धारा की विमा क्या होती है? कैपिटल ए। मीटर, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई की विमा क्या होती है? एल, लेंथ। एल इसका मीटर का स्क्वायर, तो यहां एल का भी स्क्वायर कर दो। तो देखिए मात्रक से मैंने विमा निकालना भी आपको बता दिया। तो एल स्क्वायर ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई, ये इसका मात्रक हो गया। इसकी दिशा कहां होगी? जैसे आपने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। वैसे ही ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा होगी, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा होगी कहां से कहां की ओर? साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, ये माना उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो ये चुंबकीय अक्ष पर साउथ से नॉर्थ की ओर, चुंबकीय अक्ष के समांतर साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इसकी दिशा होती है चुंबकीय अक्ष पर। ठीक हो गया, आ जाएगा। तो समझ गए इसकी दिशा कहां से कहां की ओर होगी? कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने ये कुछ बना रखा था, ये क्या है? मैंने कहा कि धारावाही लूप जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है? बलागुण लगता है। और धारावाही लूप किसकी भांति व्यवहार करता है? वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो निश्चित चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। निश्चित उसके दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कैसे पता करेंगे किसी धारावाही लूप में कि कौन सा सिरा इसका उत्तर है, कौन सा सिरा इसका दक्षिण है? तो इसकी पहचान क्या है कि यदि किसी धारावाही लूप में के नजदीक कोई प्रेक्षक खड़ा है, ये प्रेक्षक है कोई, तो प्रेक्षक के नजदीक धारावाही लूप का जो सिरा है, ये सिरा है, उसको देखेगा, प्रेक्षक इस सिरे को देखेगा। तो यदि प्रेक्षक के नजदीक धारावाही लूप वाले सिरे में धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा। घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी की सुई, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा बह रही है। तो यदि घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में इसमें धारा बह रही है, प्रेक्षक बाईं तरफ रखना, तब करनी पहचान। यदि प्रेक्षक के निकट धारावाही लूप के सिरे में धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, तो ये सिरा उस समय नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करता है, और तब इसके ठीक सामने वाला सिरा इस समय साउथ पोल की भांति व्यवहार करता है। साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव। ठीक हो गया। इसके जस्ट विपरीत यहां प्रेक्षक इसकी साइड है, धारावाही लूप ये हो गया, अभी भी प्रेक्षक धारावाही लूप के बाईं तरफ है। ठीक है, कि यदि प्रेक्षक के निकट धारावाही लूप का जो सिरा है उसमें धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, ये घड़ी के सुई की गति की दिशा में धारा बह रही है, बह रही ना? ठीक है, तो यदि प्रेक्षक के नजदीक धारावाही लूप में, प्रेक्षक के नजदीक धारावाही लूप का जो सिरा है उसमें धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, तो तब प्रेक्षक के नजदीक वाला सिरा साउथ पोल और दूर वाला सिरा नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करता है। ठीक हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, धारावाही लूपों में इसका
पहचान कर सकते हैं धारावाही लूप में। किसकी धारावाही लूप में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पहचान कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। और एक तरीका और बतला देता हूं आपको। ये जो है इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में। अब ये टॉपिक क्या हो गया आपका, ये टॉपिक आपका ये आपका खत्म हो गया, समझ गए ना। जैसे ये आपका कोई तार है, इसमें हमने ये कोई पदार्थ है, इसमें हमने धारा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। धारा सेल से बाहर धन से ऋण की ओर जाएगी, ये जाएगी ना धारा। तो ये क्या बन जाएगा अपने में, इसमें धारा बह रही है इस दिशा में, तो ये क्या बन गया, धारावाही चालक बन गया। ये धारावाही चालक या ये परिपथ धारावाही परिपथ बन गया। ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होगा। तो इस समय इसका उत्तरी ध्रुव होगा ये, एंड नेगेटिव प्लेट के नजदीक जो होगा, नेगेटिव प्लेट जिससे जुड़ी है ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये पॉजिटिव प्लेट इससे जुड़ी हो गया साउथ पोल। ये भी एक पहचान है इसकी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। और ये धारा इस दिशा में बह रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बह रहे होंगे, इसके विपरीत दिशा में। ठीक हो गया। तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो दंड चुंबक होते हैं वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, धारावाही लूप की भांति व्यवहार करते हैं, और इन पर क्या लगता है, बलागुण लगता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। और वहां पर हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M प्राप्त किया। M बराबर क्या था, NIA, और उस M का मात्रक क्या था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसकी दिशा क्या थी, AL स्क्वायर। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होती है, वो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। ठीक हो गया। थैंक यू।